हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस सैम्पल पेपर 2021-22 का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो आपको वीडियो में बने रहना है और ध्यान से सॉल्यूशन देखते जाना है। और जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है मात्र 90 मिनट्स का है और मिनिमम मार्क्स है 40 मार्क्स। और यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर कंटेन 4 सेक्शन। क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन बने होंगे। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मात्र करने हैं। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको केवल 18 क्वेश्चन ही करना है। और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन जो होंगे वो केस बेस्ड होंगे और जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करना है। और सेक्शन डी में 2 मैप क्वेश्चन होंगे और अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चन, और दोनों ही क्वेश्चन को आपको करना होगा। और ऑल दीज क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, और सभी जो क्वेश्चन होंगे सभी इक्वल मार्क्स के होंगे। और देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और ये आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल यानी 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर समझ गए होंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और देख सकते हैं ये सेक्शन 1 है हमारा, और सेक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, और इतना पे आपको आई थिंक दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है Who among the following was the founder of Young Europe Underground Secret Society in Bern? तो यंग यूरोप का फाउंडर कौन था? ऑप्शन नंबर ए है जोसेफ गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी है जोसेफ मेजनी, ऑप्शन नंबर सी है काउंट काबूर, या ऑप्शन नंबर डी है ओटो वैन बिस्मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ मेजनी। तो मैं आपको बता दूं, यंग यूरोप और यंग इटली, ये भी आपको ध्यान रखना है। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का फाउंडर जोसेफ मेजनी ही था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यंग यूरोप का स्थापना उसने किया था 1934 ईस्वी में, और यंग इटली का स्थापना किया था 1931 ईस्वी में। यहाँ पे ध्यान रखना है, यंग इटली का स्थापना 1931 ईस्वी में और यंग यूरोप की स्थापना 1934 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जोसेफ मेजनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है Which of the following was the result of Act of Union 1707? यानी 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन का क्या रिजल्ट निकला? ऑप्शन नंबर ए है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, या ऑप्शन नंबर सी है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, या ऑप्शन नंबर डी है यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम। तो मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं, 1717 में जो इसका रिजल्ट जो निकला क्या हुआ? यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो याद रखिएगा, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। और यदि कोई पूछ दे इटली का या जर्मनी का कब हुआ था यूनिफिकेशन, तो इसका मैं बता दूं 1871 में हुआ था। दोनों का सेम ईयर में हुआ था, 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी हुआ था। और यूनिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई थिंक यहाँ से आपको दिखता होगा, क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द जाल्वेरिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि जो जाल्वेरिन
नामक एक सोसाइटी था या संस्था था, उसके बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है इट वाज ए कोलिएशन ऑफ प्रशियन स्टेट फॉर्म टू मैनेज पॉलिटिकल अलायंस। ऑप्शन नंबर बी है इट एम वाज टू बाइंड द प्रशिया पॉलिटिकली इनटू एन एसोसिएशन। या ऑप्शन नंबर सी है इट वाज ए कस्टम यूनियन ऑफ इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। या ऑप्शन नंबर डी है इट हेल्प टू अवेकन एंड रेज नेशनल सेंटिमेंट इन यूरोप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाल्वेरिन जो है किसके लिए सही था? तो ऑप्शन नंबर सी के लिए करेक्ट था। इट वाज ए कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया के लिए एक क्या था? एक यूनियन बना हुआ था। और जाल्वेरिन किस चीज़ का ग्रुप था? ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। जाल्वेरिन किस व्यक्तियों का ग्रुप था? याद रखिएगा, जो जाल्वेरिन था वो बिजनेसमैन या मर्चेंट का एक ग्रुप था। मर्चेंट या बिजनेसमैन क्या एक ग्रुप था जाल्वेरिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर इन्वॉल्व्ड इन 3 wars विथ प्रशिया एंड इंडेड विथ विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वैसा कौन सा 3 देश थे जो कि इन्वॉल्व थे किसमें? प्रशिया और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जब तक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं हो गया, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ था? मैंने आपको बताया था कि 1871 में। यानी जब तक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं हुआ था तब तक उसमें 3 लड़ाई हुए थे। वह किस देश के बीच में वह वार्स हुए थे? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रिया, पोलैंड एंड फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रिया, तुर्की, फ्रांस। या ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रिया भी था, डेनमार्क भी था और फ्रांस भी था। ये जो तीनों ऐसे कंट्री थे जो कि 3 wars में इन्वॉल्व थे। कब तक? जब तक कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। 19th सेंचुरी यूरोप में कैसे वे लोग थे जो कि डिमांड कर रहे थे किसकी? फ्रीडम की। ऑप्शन नंबर ए है रोमांटिसिज्म। या ऑप्शन नंबर बी है लिबरलिज्म। या ऑप्शन नंबर सी है सोशलिज्म। या ऑप्शन नंबर डी है रेशनलिज्म। तो ये जो लोग थे कौन थे? लिबरलिज्म थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म ऐसे जो पीपल थे वे डिमांड कर रहे थे किसके लिए? तो फ्रीडम ऑफ मार्केट के लिए। और कब? तो ईयरली 19th सेंचुरी यूरोप में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली मैच पेयर अबाउट द क्रॉप वेयर एरियाज दे आर ग्रो इन। यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है या कौन सा करेक्ट मैच पेयर है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राउंड नट असम में होता है, तो ये गलत है। आपको भी पता होगा कि असम में सबसे ज़्यादा क्या होता है? टी होता है। ऑप्शन नंबर बी है टी होता है गुजरात में, ये गलत है। टी कहाँ होता है? तो असम में। और शुगर कैन ऑप्शन नंबर दिया है डी, शुगर कैन छत्तीसगढ़। तो शुगर कैन जो होता है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बचा हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कॉफ़ी कर्नाटका। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है? तो कर्नाटका में होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पीस ऑफ द लैंड लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर
पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर्स ईयर इज कॉल्ड। यानी वैसे पीस ऑफ लैंड को बताइए जो एक बार वहाँ पे कल्टीवेशन करके और 1 से 5 ईयर्स के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उस लैंड को छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बैरन लैंड यानी बंजर भूमि। ऑप्शन नंबर बी है फॉरेस्ट लैंड यानी वन की भूमि, या ऑप्शन नंबर सी है ग्रेजिंग लैंड यानी चरने वाला भूमि, या ऑप्शन नंबर डी है फैलो लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फैलो लैंड। फैलो लैंड ऐसा लैंड होता है जो कि 1 से 5 ईयर तक एग्रीकल्चर करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग conferences was convened to discuss environmental protection and socio-economic development at the global level in 1922। यानी 1922 में ऐसा कौन सा हुआ था इन चारों में से जो कि किसके लिए डिस्कस किया गया था, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर सी है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, या ऑप्शन नंबर डी है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो आपको भी पता होगा जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और रियो डी जेनेरियो किस कंट्री में स्थित है, तो वह है आपका ब्राज़ील कंट्री में रियो डी जेनेरियो स्थित है, जहाँ पर फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। यदि कोई पूछेगा कि सेकेंड अर्थ समिट कब हुआ था, देखिए फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था 1992 में, सेकेंड अर्थ समिट हुआ था 1997 में, ये हो गया सेकेंड, और थर्ड जो हुआ था उसमें फिर 5 ईयर ऐड कर दीजिए यानी 2002 में। आपको ध्यान से यहाँ पे बात समझ में आता होगा। 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था, 1997 में सेकेंड अर्थ समिट, और 2002 में थर्ड अर्थ समिट हुआ था। पहला कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में, दूसरा हुआ था जापान के टोक्यो में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो ये आई थिंक ये तीनों अर्थ समिट आपको याद हो गया होगा। ज़रूरी नहीं है कि सैम्पल पेपर में आपका फर्स्ट आया है तो एग्ज़ाम में भी फर्स्ट ही आए, हो सकता है कि एग्ज़ाम में सेकेंड या थर्ड के बारे में कोई चर्चा कर दिया जाए, इसीलिए यहाँ पर मैंने तीनों ही बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तक हमने फाइनल कर लिया, 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर। यानी इंडिया में बहुत सारी वेराइटी के लैंड है, जैसे प्लेटू, उसके बाद रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एक्सेप्ट्स। यानी कह रहा है कि जो 3-4 प्रकार के होते हैं, यानी कौन कौन, प्लेन, प्लेटू, आइलैंड या माउंटेन, इन चारों में से ऐसा कौन है जहाँ से रिवर फ्लो करते हैं और हमें वह फैसिलिटी भी देता है और वह टूरिज्म के लिए भी काफ़ी विख्यात होता है, जहाँ यात्रा करना संभव होता है और वहाँ पर अच्छा भी होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लेन। तो प्लेन से आपको पता है कि टूरिज्म में उतना बढ़िया नहीं हो पाता है और उससे रिवर उतना नहीं फ्लो कर पाता है। ऑप्शन नंबर बी है प्लेटू। तो प्लेटू पर तो रिवर का कोई नाम ही निशान नहीं है। और बात आता है आइलैंड। तो आइलैंड में वह हमें ज़्यादा क्या करता है, प्रोवाइड फैसिलिटी नहीं देता है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी इन तीनों ऑप्शन से बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। माउंटेन जो होता है वह फ्लो ऑफ सम रिवर भी है और हमें फैसिलिटी भी देता है और इकोलॉजिकल एक्सेप्ट्स भी है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन कहता है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। यानी लैंड डिग्रेडेशन में होता है क्या, सिंपल भाषा में समझा जाए तो मिट्टी का कटाव। यानी कहीं भी मिट्टी जो होता है डिग्रेड होता है तो उसमें को मानव जो होता है यानी ह्यूमन के द्वारा कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा लैंड डिग्रेडेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए है डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई। ऑप्शन नंबर बी है क्रॉप रोटेशन यानी पौधों को क्या करना, पौधों को उगाना। या ऑप्शन नंबर सी है शेल्टर बेड। या ऑप्शन नंबर डी है प्लोइंग करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ह्यूमन डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, इसी के वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडॉप्टेड मेजोरिटिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इन चारों कंट्री में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि मेजोरिटिज्म को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया है। ऑप्शन नंबर ए है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी है इंडिया। ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका। या ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्रीलंका जो है वह मेजोरिटिज्म को ध्यान में रखते हुए वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एडॉप्ट किया है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेशन रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि रीजन ऑफ पावर शेयरिंग यानी पावर का शेयरिंग जो होता है वह क्या रीजन है उसका। ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स यानी सोशियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्लिक्ट को घटाना। ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइड एथेंटिक कल्चरल डेवलपमेंट। या ऑप्शन नंबर सी है अलाउज पीपुल टू एंजॉय अ स्पेसिफिक राइट। या ऑप्शन नंबर डी है रिस्ट्रिक्ट सुप्रीम ऑफ वन पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिड्यूसेस सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स यानी जो सामाजिक या आर्थिक स्थिति में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको घटाना होता है, इसीलिए डिफरेंट पावर को शेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये सिविक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट यानी यदि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए तो बेल्जियम हैज ए थर्ड किंग ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। आइडेंटिफाई दिस थर्ड किंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किंग पढ़ दिया, यहाँ पे काइंड लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम हैज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। आइडेंटिफाई दिस थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द विच फॉलोइंग ऑप्शन। यानी कहता है बेल्जियम में वहाँ पर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, तो यदि इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे थर्ड टाइप का एक गवर्नमेंट है, तो वह कौन सा गवर्नमेंट है उसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। या ऑप्शन नंबर बी है सोशलिस्ट गवर्नमेंट। या ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिटी गवर्नमेंट। या ऑप्शन नंबर डी है लिबरल गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटी गवर्नमेंट। याद रखिएगा बेल्जियम में थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, इसको VVI आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी इन चारों
ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है यूएसए या ऑप्शन नंबर डी है बेल्जियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एक एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज पावर शेयर्ड एमोंगस्ट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन। यानी कहता है कि हम लोग पावर शेयर करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना पावर स्टेट गवर्नमेंट में करता है और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वह अपना पावर हर एक क्या करता है डिस्ट्रिक्ट वाइज शेयर करता है, डीएम डीओ जो भी होते हैं उसके पास पावर को शेयर किया जाता है। तो आप बताइए कि यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है इट गिव्स जुडिशरी मोर देन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी यह अधिक हमें न्याय दे सकता है लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव से। या ऑप्शन नंबर बी है इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल, या ऑप्शन नंबर सी है इट गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट आइडियोलॉजी एट पॉलिटिकल लेवल, या ऑप्शन नंबर डी है इट इन्फ्लुएंसेस एंड कोऑर्डिनेट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है, तो पावर को शेयर इसलिए किया जाता है क्योंकि यह डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को एक ही जगह पर क्या करता है सेम लेवल में रखता है, इसीलिए वहाँ पर क्या किया जाता है पावर को शेयर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दोज सब्जेक्ट विच आर इंक्लूड इन द, यानी कहता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है उसके पास पावर है कि वह सभी सब्जेक्ट को क्या कर सके हैंडल कर सके। तो वह कौन सा सब्जेक्ट है? ऑप्शन नंबर है यूनियन लिस्ट, या ऑप्शन नंबर बी है स्टेट लिस्ट, या ऑप्शन नंबर सी है कॉन्करेंट लिस्ट, या ऑप्शन नंबर डी है रिड्यूसरी सब्जेक्ट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट में क्या होता है कि वैसा लिस्ट जिसके पर आधार जो होता है जिस पर अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, जैसे हमारी आर्मी हो गई या कोई भी विदेशी जो होता है यात्रा उस पर क्या होता है केवल यूनियन का ही होता है। और स्टेट पर किसका होता है, स्टेट का होता है, जैसे एजुकेशन सिस्टम हो गया और जितने भी होते हैं स्टेट में भी आते हैं। और कॉन्करेंट में होता है कि जो यूनियन में भी हो और स्टेट में भी हो, दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो वह होता है क्या कॉन्करेंट लिस्ट, यानी वैसा लिस्ट जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अधिकार हो और स्टेट गवर्नमेंट का भी अधिकार हो। जैसे एजुकेशन सिस्टम है उस पर दोनों का ही अधिकार है, इसका भी है इसका भी है। ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं जिस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया enjoy a special power under आर्टिकल 371A ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कहता है कौन सा ऐसा चारों में से स्टेट है जो कि आर्टिकल 371 के अंतर्गत क्या करता है स्पेशल पावर उसको मिला हुआ है, वह कौन सा स्टेट है? ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड।
नागालैंड जो ऐसा स्टेट है जिसको आर्टिकल 371 के तहत उसको स्पेशल पावर दिया गया है। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी दे सकता है कि नागालैंड के पास स्पेशल पावर है किस आर्टिकल के तहत, और आर्टिकल आपको 4 ठो दे देगा। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 371A, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी में कौन सा ये एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी में आता है। ऑप्शन नंबर ए है बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी है आउटसोर्सिंग, या ऑप्शन नंबर सी है फार्मिंग, या ऑप्शन नंबर डी है बैंकिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फार्मिंग जो होता है, फार्मिंग ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। जैसे फार्मिंग हो गया, डेयरी फार्म हो गया, पिसीकल्चर हो गया, जितने भी एग्रीकल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी के तहत आता है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फार्मिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, थोड़ा सा और मैं इसको, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉल्यूशन इन 7 एंड एबव एज ग्रुप। यानी 7 एंड एबव एज ग्रुप में कौन सा ऐसा मेजर करने का एक तरीका है जो कि प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन को बताता है, यानी शिक्षित लोगों का कितना प्रोपोर्शन है, वह कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है या कौन सा एक कह सकते हैं इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नेट अटेंडेंस रेशियो, ऑप्शन नंबर बी है इनरोलमेंट रेट, या ऑप्शन नंबर सी है लिटरेसी रेट, या ऑप्शन नंबर डी है ड्रॉप आउट रेशियो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा लिटरेसी रेट। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिटरेट पीपुल लिखा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर टिक क्या कर देना है लिटरेसी रेट। यहाँ से आपको काफ़ी आसान मिला होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का क्या करेक्ट मीनिंग है। एवरेज इनकम इसका होता है औसत आय कितनी है, उसका क्या करेक्ट मीनिंग है। ऑप्शन नंबर ए है द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग पॉपुलेशन, या ऑप्शन नंबर बी है द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, या ऑप्शन नंबर सी है द टोटल इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, या ऑप्शन नंबर डी है द टोटल इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो एवरेज इनकम होता है वह कंट्री का टोटल इनकम और जितने भी टोटल पॉपुलेशन हैं, लगभग इंडिया में अभी लगभग 126 करोड़ के आसपास है, यानी 126 करोड़ जो जितने भी जनता है वो उससे डिवाइड होता है इंडिया का जो भी टोटल इनकम है, तभी वह हम निकाल पाते हैं, एवरेज इनकम निकाल पाते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है उसमें 100 करोड़ लोग बेरोजगार हैं या कोई भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या होता है कि सभी टोटल पॉपुलेशन से टोटल इनकम को डिवाइड कर देना होता है। 20 क्वेश्चन कर लिया है और 21 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी HDI। तो याद रखिएगा HDI का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन सा इसमें अच्छा तरह से डिस्क्राइब कर पाता है। ऑप्शन नंबर ए है इम्प्रूवमेंट इन साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम, ऑप्शन नंबर सी है इम्प्रूवमेंट इन
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, या ऑप्शन नंबर डी है इम्प्रूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है क्या करता है, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ यानी आपकी स्वास्थ्य कैसा है और एजुकेशन कैसा है और आपका इनकम कितना है, जितना ही ये तीनों आपका ज़्यादा होगा आपका HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ऑप्शन नंबर बी बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर पाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल या स्टेट बाउंड्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए है इकोनॉमिक डेवलप्शन, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर ए है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमन डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर सी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या ऑप्शन नंबर डी है नेशनल डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। याद रखिएगा क्या करना है, यानी इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन करना जो है क्या करता है, वह नेशन को और स्टेट बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना, यानी यदि आप काटते हैं तो आप समझ जाइए कि आप अपने देश हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉल अंडर एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं उसका फॉलोइंग एग्जाम्पल कौन है, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है ए डेली वेज लेबरर वर्किंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो प्रतिदिन जो कार्य करने वाला जो लेबर होता है वो कॉन्ट्रैक्टर पर ही भरोसा होता है और डेली कार्य करता है, यानी कॉन्ट्रैक्टर के लिए ही कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी है एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ऐसा इंजीनियर जिसको सभी एम्प्लॉयमेंट को फ़ायदा मिलता है, या ऑप्शन नंबर सी है ए क्लीनिंग स्टाफ इन ए प्राइवेट रूल, यानी जो साफ सुथरा करने वाला जो होता है प्राइवेट स्कूल में, जिसको आप सिंपल भाषा में दाई भी बोल सकते हैं, वे क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, या एक टेलर जो कपड़े को सीता है वह क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। तो याद रखिएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यानी एक ऐसा इंजीनियर जो कि क्या होता है उसके एम्प्लॉयमेंट में उसको फ़ायदा होता है, वह क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 स्टेट ए गारंटी ऑफ मिनिमम 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर, इफ गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल दिस डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट वुड हैव टू बी, यानी देखिए महात्मा गांधी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, यदि ध्यान से इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है मनरेगा। तो याद रखिएगा मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह कब हुआ था, 2005 ईस्वी में हुआ था। यह एक एक्ट है जिसके अंतर्गत कोई भी आदमी को कम से कम एक साल के अंदर 100 दिन उसको क्या करना है रोजगार देना है, कम से कम 365 में से 100 दिन तक। यदि गवर्नमेंट 100 दिन का रोजगार उसे नहीं दे पाती है तो उसे गवर्नमेंट को क्या करना होगा। ऑप्शन नंबर ए है पे द कॉम्पेंसेशन इन लीव ऑफ द डेज, ऑप्शन नंबर बी है प्रोवाइड अनदर स्कीम, या पे एटलीस्ट 1/3, या प्रोवाइड हेल्थ केयर एज कॉम्पेंसेशन।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पे द कॉम्पेंसेशन इज लीव ऑफ द डेज। यदि सपोज का देखिए पहले का मीनिंग क्या हुआ, सपोज दैट यदि गवर्नमेंट उसको 70 दिन ही यदि क्या कर दी 70 दिन ही उसको यदि रोजगार देगी तो बचा कितना, उसको देना चाहिए था 100 डेज और दी कितना बस यानी 70, यानी 30 जो दिन है वह आदमी को क्या हुआ रोजगार नहीं मिला। लेकिन फिर भी ये कहता है इस एक्ट के तहत आप जो बचे हुए जो दिन हैं 30 दिन उसका भी जो पेमेंट है वह गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। याद रखिएगा कम से कम 100 दिन, यदि गवर्नमेंट 100 दिन यदि उसको नहीं दे पाती है रोजगार तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितना दिन वह नहीं दी उसका भी पेमेंट उससे देना पड़ेगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है, पे द कॉम्पेंसेशन इन लीव ऑफ द डेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देख काफ़ी ये फिगर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं। इसमें कितना करना है, 18 में से कम 22 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और आपको 18 करना है, यानी आप 4 क्वेश्चन जो है वह छोड़ सकते हैं। 18 करना है 22 में से। 25वां क्वेश्चन है, फॉलोइंग इमेजेज इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कॉमनली एसोसिएटेड विद द रोमांटिक एरा एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। आइडेंटिफाई इट नेम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी कहता है कि ये फिगर जो दिया हुआ है ये रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 में आपने पढ़ा होगा, तो ये बताइए कि यह किसका इमेज है। और यहाँ पे इससे संबंधित दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है मरियाना, ऑप्शन नंबर बी है फिलिप वियट, ऑप्शन नंबर सी है जर्मानिया या ऑप्शन नंबर डी है ला इटालिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा जर्मानिया। तो याद रखिएगा इसमें क्या हो जाएगा सी और इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा इसमें हो जाएगा विलियम फर्स्ट और इसमें हो जाएगा जर्मानिया। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द बाल्कन नेशनलिज्म। यानी बाल्कन नेशनलिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है ऑप्शन सही है। पहला स्टेटमेंट है द बाल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ हिज ऑटोमन एम्पायर। यानी ऑटोमन एम्पायर की वजह से बाल्कन रीजन जो था कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। या ऑप्शन नंबर बी है द रीजन कंप्राइज्ड ऑफ एथेनिक ग्रुप्स इंक्लूड ग्रीक, सर्ब्स या मोन्टेग्रो से क्या है एथेनिक ग्रुप जो था वह रीजन कंप्राइज हो गया था। या ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश एंड एथेनिक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू इस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है कि ब्रिटिश जो थे ये भी स्ट्रगल कर रहे थे कि अपना देश का आइडेंटिटी बचाया जाए, यानी अस्तित्व यहाँ पर स्थापना किया जाए, अस्तित्व का स्थापना किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बाल्कन जो रीजन था ऑटोमन एम्पायर की वजह से क्या हुआ था कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा द रीजन क्या हुआ था कंप्राइज हुआ था ग्रीक, सर्ब्स या मोन्टेग्रो के वजह से। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द वेवर्स इन सिलिसिया रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन 1845। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी कहता है वेवर्स मीन्स क्या होता है कुछ बुनने वाला, जैसे कोई भी स्वेटर बुनने वाला या टेलर भी आप कुछ सिंपली कह सकते हैं। वेबर जो थे किसके, सिलिसिया के,
वे अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट कब अपना रिवोल्ट किए थे? तो 1845 में। 1845 में क्या किए थे? रिवोल्ट किए थे। और तो उसका रीज़न बताइए कि वह क्यों किए थे। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट पे देयर ड्यूज। ऑप्शन नंबर बी है कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटेड फ्यू ऑन हाई पोस्ट। या ऑप्शन नंबर सी है कॉन्ट्रैक्टर यूज गवर्नमेंट पॉलिसीज। या ऑप्शन नंबर डी है कॉन्ट्रैक्टर गेव देम लोन्स ऑन हाई इंटरेस्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो थे उसका ड्यूज जो है पे नहीं कर रहे थे, यानी जितना वो काम करवाते थे उसका वह क्या करते पे नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनको 1845 में रिवोल्ट करना पड़ा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। यानी कहता है कि मेजर एस्पेक्ट बताइए, यानी कौन सी जो बड़ा कारण जो है हेल्प इन नेशन स्टेट इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, बताइए किस वजह से हो पाया, इनसे क्या कारण था। ऑप्शन नंबर ए है इन 1688 द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन फाउट वार विथ इंग्लिश पार्लियामेंट। या ऑप्शन नंबर बी है द पार्लियामेंट थ्रू ए ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की। या ऑप्शन नंबर सी है द ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ वार विथ आयरलैंड वेल्स। या ऑप्शन नंबर डी है द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशन स्टेट इन ब्रिटेन वाज ए रिजल्ट ऑफ मेनी रिवोल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बड़ा कारण ये था जो पार्लियामेंट जो था वहाँ पे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था। किसकी वजह से? मोनार्की में क्या हुआ था? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था। इसके वजह से वहाँ पर वह अपना नेशन क्या किया, वहाँ पे फॉर्मेशन कर पाया। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सॉइल विथ द हेल्प ऑफ क्ल्यूज। यानी आप क्ल्यूज के यहाँ पे कुछ नीचे दिया गया है, उसके अनुसार आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वह कौन सा सॉइल है। ऑप्शन नंबर ए है डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। यानी वह हाई टेम्परेचर पर होता है और उसे काफ़ी अधिक बारिश भी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है इन लो इन ह्यूमस कंटेंट। या और ऑप्शन नंबर डी है मोस्टली फाउंड इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। बताइए चारों ऑप्शंस में से, यानी चारों सॉइल में से ऐसे कौन सा सॉइल है जो हाई टेम्परेचर पर होता है, अधिक रेनफॉल भी चाहिए और जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट जो सॉइल होता है क्या होता है, वह यानी ये प्रॉपर्टी जो होती है ये लेटेराइट सॉइल की होती है। याद रखिएगा लेटेराइट सॉइल कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेज कैन वी पुट टिडल एनर्जी। टिडल एनर्जी जो होता है उसको हम किस सोर्स के अंतर्गत, कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसको हम, यानी कौन सा रिसोर्स के अंतर्गत उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन है टिडल एनर्जी को कौन सा रिसोर्स के अंदर उसको कैटेगराइज किया गया है या रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है रिन्यूएबल, ऑप्शन नंबर बी है नॉन रिन्यूएबल, या एक्चुअल रिसोर्स या पोटेंशियल रिसोर्स। तो याद रखिएगा टिडल एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी और हाइड्रा एनर्जी, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जितने भी इस प्रकार के एनर्जी होते हैं ये सभी क्या होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं। इसीलिए 30 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।